मेरा मानना है कि बसपा जैसी पार्टी को मल्टी मॉडल अप्रोच, मल्टी मॉडल मतलब बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। कि दलित समाज से तो जब बात करें तो उनके दलितों के मुद्दे, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण, सुरक्षा, या दिल्ली में एससी आयोग नहीं है, या SC/ST वेलफेयर बोर्ड की ताकत कम कर दी गई है, या फिर जय भीम प्रतिभा विकास योजना जो है उसमें बड़ी धांधलियाँ हुई हैं, उसमें धन्ना सेठों के घर भरे गए हैं, या फिर स्कॉलरशिप जो है ओवरसीज़ की उसका अमाउंट बहुत कम है, या फिर जो ट्रैफिक बस मार्शल जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा तो बंदर बाट हो रही है। ऐसे में आपको 1 दर्जन मुद्दे गिना दूंगा, दिल्ली प्रदेश को भी गिना चुका हूँ। पर काम तो यही करें, काम तो मैं नहीं कर सकता। हम तो बता सकते हैं, पत्रकार विश्लेषक को लेकर आते हैं कि क्या मुद्दे हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी और इन सब को लेकर इस टाइम नगर निगम और बाकी सब जो इकाइयां हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये लोग सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं बस। अभी डस्ट को लेके मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है कि डस्ट प्रबंधन पे काम करें। कहाँ कर रहे हो आप? लुटियंस दिल्ली में कर रहे हो क्या? काली सड़कें हैं, मंगोलपुरी। हेलो एंड जय भीम। मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। इस वक्त मैं हूं दिल्ली में और मेरे साथ है वैभव कुमार जो DNN हिंदी के संस्थापक हैं। हम वैभव से बात करेंगे अभी हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव पर, जहां पे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे और जीत इस बार जो हुई बीजेपी की हुई। तो हम जानेंगे वैभव से कि क्या बसपा का इस बार समीकरण जो रहा है वो कितना और कैसा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सभी लोगों को। बहुजन समाज पार्टी इस बार वोट प्रतिशत में 1.82% है। क्या समीकरण बैठाया इस बार जो वोट प्रतिशत इतना रहा? देखिए, एक तो BSP गठबंधन के तहत चुनाव में गई थी और ये गठबंधन पिछली बार होना था। असल में बहन जी ने गठबंधन किया भी था, अभय चौटाला मिलके आए थे। पर पिछली बार क्या हुआ कि इनेलो के 2 फाड़ हो गए। दुष्यंत चौटाला ने JJP बना ली तो बहन जी ने कहा हम गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं तो पिछली बार ही ये सफल होता और ठीक रहता। पिछली बार JJP अकेले चुनाव लड़ी, 15% का वोट मिला, 10 सीटें आई। बाद में वो चले गए बीजेपी के साथ, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इस बार दुष्यंत चौटाला को तो पहली बात सबक मिल गया है कि आप धोखा करेंगे वोटर के साथ तो आपको नुकसान होगा। अब इनेलो ये सोच रही थी कि जो भी वोट JJP को 15% मिला वो तो परिवार का ही वोट होगा, वो जैसे ही स्विंग करेगा वो हमारी तरफ आएगा। पर वैसा हुआ नहीं। वो वोट असल में गया है मोटे तौर पे, वैसे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को गया होगा, पर मुझे लगता है कि जो जाट समाज है, जैसे बहन जी बार बार कह रही हैं कि जातिवादी प्रवृत्ति में देखने को मिलती है, हाँ, जाट समाज में, तो वो हो सकता है संभवतः बीजेपी में भी गया हो, क्योंकि बीजेपी की सीट भी इस बात की तस्दीक कर रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो वोट आता है वो मुसलमानों का डर दिखा के आता है। नूह, मेवात, सोना, ये पूरे बेल्ट के अंदर, और जहाँ पे गौरक्षा को लेके बहुत सी घटनाएं निकल के आती हैं, लोगों की जान भी गई हैं इसको लेके, वहाँ पे जो अहीर बेल्ट है जो बेसिकली वहाँ की, और जो जाट बेल्ट भी है, वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी सरकार चली जाए और मुसलमान हम पे हावी हो जाएं। तो ये जो चीज थी ये दिख नहीं रही थी, पर अंदर खाने ये जो डर था ये बना हुआ था। इसलिए जो लोग बीजेपी से लाभान्वित होते हैं वो सरकार बनाए रखना चाहते थे। रही बात बसपा की, तो बसपा इस बाइनरी में फंसी है। देखिए, ये दोनों पार्टी चाहती हैं द्विपक्षीय रहे देश की राजनीति, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी चीज जो है वो लाई, प्रयास है उसके। बड़ी पार्टियां जो होंगी उनको फायदा होगा, राज्यों के चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ हो जाएगा। अब सोचिए, वो पार्टी जो कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, इसके पास नेताओं की भी कमी है, वो कैसे सारे राज्यों के चुनाव मैनेज कर लेगी विद अ लिटिल मशीनरी और छोटे से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? बीजेपी को उसमें फायदा होगा पूरी तौर पे। और वही जो है बाइनरी में BSP फंसी है और BSP का 1.8% वोट आया है। अगर सीट आ जाती तो रेस्पेक्टेबल कही जा सकती थी। हालांकि आकाश जी ने जो मेहनत करी है ये उसी का नतीजा है। मैं इसका श्रेय प्रदेश की इकाई को नहीं दूंगा। क्या आकाश की मेहनत अगर बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जब यूपी का, मतलब हम लोकसभा चुनाव की बात करें, उस टाइम पे आकाश की जो मेहनत थी और वो बीच में एकदम जब बहन जी ने उनको रोक दिया, क्या वो मेहनत तब शुरू हो जाती तो क्या सीट निकल पाती? देखिए, जो बीच का घटनाक्रम हुआ, आकाश जी के ऊपर FIR हुई, बहन जी ने उनको कहा कि वो तो मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट है। वो होना नहीं चाहिए था। वो मतलब वो आकाश जी को हमेशा ही तंग करेगा, इट विल हॉन्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि बहन जी ने जो कहा, हालांकि आकाश जी कैन प्रूव दैट रॉन्ग ऑल्सो, वो इतिहास बन जाएगा ना, जब आप बड़ी लकीर खींच देंगे सब कुछ पूरा पीछे रह जाएगा। आकाश जी ने जो मेहनत करी है वो क्या 5 साल होनी चाहिए थी? पर क्या 5 साल आकाश जी करते? क्या प्रदेश की इकाई नहीं करती? क्या जो सवाल ये भी भाई, जो प्रभारी हैं वहां के, बहुत काबिल प्रभारी हैं जिनको पूरा राज्य सौंप रखा है बहन जी ने, वो 5 साल, साढ़े 4 साल क्या कर रहे थे? आप जितना अपने नेता को दौड़ाना चाह रहे हैं, जितनी मेहनत अपने नेता से करवाना चाह रहे हैं आप, बहन जी इस उम्र में 4 रैलियां कर रही हैं,
जगह जगह। और आकाश जी ने तो पूरी चौपाल रात दिन, सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार सड़कों पे मेहनत करी, गांव गांव जाके। क्या एक भी चौपाल प्रभारी ने भी लगाई कहीं पे जाके उससे पहले? तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, वहाँ के उनका भी फेलियर है ये। देखिए, हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अध्यक्ष तो बदलते रहे ना, अध्यक्ष तो पुराने वाले को हटा दिया, नए अध्यक्ष आ गए, तो पुरानी जो इकाई है उसको सक्रिय होना पड़ेगा। हरियाणा तो पूरा रविदासियों का गढ़ है, वहां का चमार बहुत ही फक्र से रहता है, मतलब वो जातिवाद के दबाव में नहीं आता है। वोट प्रतिशत भी चमारों का है, 10-11 वाल्मीकि बिल्कुल का है, बिल्कुल आता वोट है, वाल्मीकि समाज भी मौजूद है। तो जातियों का ताना बाना उनके प्लस मुद्दों का एक संरचना तैयार करके आप, लेकिन आपको एक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे आपके पास सीट ना हो। आपका प्रदेश कार्यालय है ना, जिला कार्यालय है ना, तो आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। अब दिल्ली प्रदेश का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यहाँ केजरीवाल की 10 कमियां हैं। अब ये लोग उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, उन्हें घेरेंगे नहीं, पीसीज नहीं करेंगे। अभी आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपने आखिरी बसपा की खबर दिल्ली के अखबार में कब पढ़ी थी? दिल्ली प्रदेश की किसी घटना की बताइए। बहुत बड़ा बताइए। माइनस पॉइंट है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि वो कभी भी उस तरह से सामने से नहीं या चीजों फिर को- एक और चीज, आखिरी बार कोई बड़ा सभागार कब बुक किया था इन लोगों ने? किसी सभागार को बुक करे, कोई कार्यक्रम तो करो, जयंतियां तो मना लो। यहाँ 14 अप्रैल पे जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें बीएसपी की क्या भूमिका रहती है, आप बताइए। यही पूरा दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी चले जाएंगे, सब लोग इनको घेर लेंगे, ये जय भीम कर लेंगे। सबसे बड़ा पंडाल यहाँ पे आपका होना चाहिए, कम से कम 5,000 झंडे लेके कार्यकर्ता आपको भेजने चाहिए। तो आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं है, करना आप चाहते नहीं है, तो ना विल पावर है ना स्किल है, तो कहां से रिजल्ट लेके आओगे? लेकिन जो मूर्ति हटाई गई थी उसको लेकर भी तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड लिया। कौन सी वाली मूर्ति? जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो मूर्ति, हाँ, उसको लेके सक्रिय हुए थे, अच्छी बात है। और भी अच्छा सा काम करते, सोशल मीडिया अखबारों में आता। तो मीडिया को चाहिए मीडिया फ्रेंडली खबरें। आप कहीं पे चक्का जाम करेंगे मेन इलाकों में, आप नहीं भी चाहेंगे ना, वो खबर आपकी अखबार में आनी ही आनी है। तो मतलब बहुजन समाज पार्टी को इस वक्त मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए। मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए ना, मीडिया नीड्स इवेंट। पीसी जो होती है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है मीडिया के लिए, क्योंकि सबके पास सिमिलर बाइट्स आती है। प्रिंट मीडिया को क्या चाहिए? प्रिंट मीडिया को चाहिए फोटो अपॉर्चुनिटीज। किसी मुद्दे पर आपने सड़क जाम कर ली, किसी का पुतला फूंक दिया, किसी मुद्दे पर आपने, जैसे सड़कें हैं, अभी इतना पूरा सैलाब भरा पड़ा है, केजरीवाल सरकार का पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा। केजरीवाल सरकार ने कहा था कूड़े के पहाड़ हटा देंगे हम, चारों एमसीडी हमको दे दो। अब कांग्रेस नहीं घेर रही उनको, बीजेपी भी नहीं घेर रही उन मुद्दों पे, आप घेर लो ना, खाली पड़ा है पूरा विपक्ष का मैदान, आप घेर लीजिए, जमाइए अपना तंबू। अच्छा, हरियाणा चुनाव की मैं बात करें पे एक रैली में हरिजन शब्द पर जब बहन जी ने डांटा, एक खबर, मतलब खबर क्या, सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि हरिजन शब्द को लेकर जाट वोट कट किया है। कितनी सच्चाई हो सकती है इस बात? नहीं, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी सच्चाई होगी, क्योंकि बहन जी को जो कहा वो तो कहना ही था बहन जी को, क्योंकि कुछ भी हो जाए बहन जी सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी, ये तय है ये। और 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार थी तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, और बहन जी के एक तरह से नेशनल जो राइज हुआ था वो वहीं से ही हुआ था। अखबार भर गए थे कि क्योंकि उस टाइम बसपा नहीं था, और साहब ने बुलाया बहन जी को, और बहन जी को वाकया बहन जी ने बताया भी वो पूरा का पूरा, मैंने भी उसका एक रिपोर्ट बनाई है। क्योंकि वो एक 1977 की एक बार फिर मायावती दिखी, जो एकदम अपने तल्ख तेवर जो उनके हैं वो दिखी। हाँ, और इससे देखिए ये बात भी प्रूव होती है, देखिए हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो बहुत सी बातों को लेके बदलाव नहीं चाहते, स्टेटस कोइस्ट होते हैं। तो ऐसे ही बहन जी समूचे बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी जो पूरा तबका है, परिवार की अग्रणी है पूरे परिवार की, पढ़ के भाषण देना बहन जी ने कई बार बताया है, लेकिन जब भी बहन जी कुछ भी अपने मन से बोल देती हैं वो खबरों की सुर्खियां बन जाता है। तो ये बात सही है कि बहन जी को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ के बोलने से एक तो सेफ रहता है, क्या बोलना है वही बोला जाए। दूसरा, बहन जी की गले की भी दिक्कत है कि बहन जी नहीं चाहती कि वो तेज बोले, और ये बात बहन जी ने बताई भी है। लेकिन जब भी बहन जी कुछ भी बोल देती हैं तो पूरा समाज बहन जी के पीछे चल पड़ता है। कांग्रेस का इस बार जो हरियाणा चुनाव में हार रहा है, खबरें आई गैर जाट और जाट वाला वर्सेस जो रहा है, कांग्रेस को लेकर क्या टिप्पणी आपकी? ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जीत रही थी ना एक, फिर भी तो 55-60 कर रहे थे ना, तो कम से कम 45 पे रुक जाते, सरकार ही बना लेते, मानते। वो तो 65 की बात हो रही थी वहां, तो एग्जिट पोल दिखाई भी रहा था उनको। अब बाद में वो ईवीएम की बात कर रहे हैं, खेड़ा साहब, पवन खेड़ा जी ने पीसी करी है, अस्वीकार रहे हमको। तो भैया आप पूरे साल क्यों नहीं लड़ते? जब बाकी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ एक लामबंद होती हैं तब वो साथ नहीं देते आप एक दूसरे का साथ। बहन जी ने भी ईवीएम को लेकर बहुत स्पष्ट रुख किया है,
और बहन जी ने कहा है कि हमें भरोसा नहीं है, लेकिन सब पार्टी को साथ आना चाहिए ना उस टाइम पे। अब आपका परिणाम खराब आया तो आप कह रहे हो, और जीत जाते तो ये ईवीएम ठीक हो जाती। लेकिन हाँ, कांग्रेस की मैं बताऊं, कुमारी शैलजा वाला जो मैटर है उसका भी प्रभाव पड़ा है। वही मैं आ रही थी कि कुमारी शैलजा ने कहीं ना कहीं वो संकेत दे दिए थे उस चीज पे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, शायद आपकी सरकार ना तो बने। मैं तो कहता हूं कि हर दलित समाज के नेता को, जो किसी भी पार्टी में है, थोड़ा सा ना तल्ख रहना चाहिए, थोड़ी अकड़ में रहना चाहिए। आप थोड़ा भी 19-20 करेंगे तो इनकी सरकारें सत्ता हिल जाएंगी, लेकिन आप अगर यदि गुलामी करेंगे, आपका अपमान हो तो आपको कहना पड़ेगा ना। और दूसरा, पूरा जो हुड्डा खेमा बना हुआ था उसकी भी कुछ ज्यादा ही जो चौधराहट थी ना, वो लोगों ने अस्वीकार कर दी है। नहीं तो फिर जाट वोट जो है इस तरह से बढ़ता नहीं। बीजेपी में भी तो गया, कांग्रेस में भी गया, वो एक तरफा बढ़ता। दूसरा, इनके जो बाकी मुद्दे हैं, राहुल गांधी ने वो जो बयान दे दिया विदेशों में जाके, वो जरूरी था क्या? वो इस जरूर टाइम पे हाँ, शायद नहीं था तो उनके फिर लिए। कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि बैलेंस पॉलिटिक्स करे, लेकिन अगर कांग्रेस ये साफ तौर पे कह देती कि हम दलित समाज से जो आने वाली कुमारी शैलजा हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार बना पाती? हो सकता है फर्क पड़ता, थोड़ा वोट और शिफ्ट होता उनका। वैसे तो कई जगह पे तिकोनिया चौकोनिया मुकाबला रहा है, तो इसलिए मार्जिन ऑफ विनिंग जो है वो कम ही रहा है। तो जब मार्जिन ऑफ विनिंग कम होता है तो चुनाव जल्दी पलट जाया करते हैं। आप देखोगे कई सीटों पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। और कई जगह पे जेजेपी भी थी, जेजेपी का तो साफ हो गया बिल्कुल मामला। तो अब इनेलो को सोचना पड़ेगा। चौटाला साहब का परिवार, जो कि 5 बार ओम प्रकाश चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, ताऊ देवीलाल जी जो हैं केंद्र में रहे, और तो वो पूरी लेगेसी है, उसे कैसे जिंदा करेंगे? और मेरा तो मानना है कि जितनी भी राज्य पार्टियां, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस की बाइनरी से बचे, नहीं तो वही हाल जो है, जो बिहार वाला हाल हो जाए कि कांग्रेस के पास, जम्मू कश्मीर देखिए ना, कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस, एक और बात है, कांग्रेस अपना अकड़ नहीं छोड़ती है, कई बार सीटों के समझौते में जबरन सीट लेने की कोशिश करती है। कांग्रेस में जम्मू कश्मीर 6 सीट आई हैं, बताइए आप, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उससे बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा। तो आपको स्पेस देना पड़ेगा दूसरी पार्टियों को। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन किया, इस बार 0 सीट है। दुष्यंत चौटाला खुद हार गए, क्या कहेंगे इसमें? उनको हारना था, मैं उचाना कला में था, और हालांकि किसी पार्टी की रैली में खड़े होकर पता नहीं चलता कि ग्राउंड में क्या माहौल है, क्योंकि जिस पार्टी में, हमेशा बोलता हूँ, बीएसपी की रैली में बीएसपी की सरकार बन रही है, जेजेपी की रैली में जेजेपी की सरकार बन रही होती है। ये तो रैलियों का ये तो होगा ही होगा, तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो हमने रैंडम भी लोगों से पूछा, तो हमें समझ में तो ये आया था कि एंटी बीजेपी हवा है। तो ये जो ईवीएम वाला जो मुद्दा है, या जो ये परिणाम आ गया, ये मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये परिणाम है, क्योंकि ग्राउंड पे बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। क्या लगता है बजाज समाज पार्टी के लिए क्या, मतलब क्या रहेगा आगे जाके अब माहौल? क्योंकि दिल्ली का चुनाव आने वाला है, बहुजन समाज पार्टी भी अब उन्होंने कह दिया है कि अब हम उस पे काम करेंगे। डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो राजनीति में जो अपने आप को फिट बनाएगा, विचारधारा मैटर नहीं करती, आपके फंड कहां से आए ये मैटर नहीं करता, आपके पास फंड हैं ये मैटर करता है। जिसके पास फंड होंगे, और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और आपको हवा को भी भांपना पड़ेगा। नगीना में वैचारिक रूप से हो सकता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनसे सहमत ना हूं बहुत मुद्दे पे, लेकिन वो नगीना जीत के आए हैं, वो तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। और कई बार राजनीति में आप कभी कभी दूसरे की लकीर को मिटाने का प्रयास करते हैं, बनिस्बत कि आप खुद बड़ी लकीर खींचें। राजनीति में किसी की लकीर मिटाई नहीं जा सकती। वो जो कर रहा है, खींचनी आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, आपको उसको आउट नंबर, आउट पावर, आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये चोर है, ये ऐसा है, वैसा है। अब तो वो कर रहा है, वो स्वीकार्य हो गया, वो, या उसका जो षड्यंत्र था वो चल गया। आपको आप अपनी लकीर बड़ी खींचनी पड़ेगी, यू नीड टू परफॉर्म। दुष्यंत चौटाला की जो गद्दार वाली इमेज हरियाणा में बनी हुई है, क्या उनके साथ जाना चंद्रशेखर की इमेज को टच कर सकता? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो चुनाव स्पेसिफिक इमेज थी, और ये अलायंस भी चुनाव स्पेसिफिक था, लंबा नहीं चलेगा। और जहां तक मुझे लगता है बसपा इनेलो का भी अब जो है बहुत लंबा अलायंस नहीं चलने वाला है। हाँ, दिल्ली में अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो क्या वही मुद्दे रहेंगे? पानी, बिजली, सड़कें, महिला सुरक्षा के यही मुद्दे रहेंगे, या किसी और मुद्दे पर भी सरकार को भेज सकते? नहीं, मेरा मानना है कि बसपा जैसी पार्टी को मल्टी मॉडल अप्रोच, मल्टी मॉडल मतलब बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। कि दलित समाज से तो जब बात करें तो उनके दलितों के मुद्दे, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण, सुरक्षा, या दिल्ली में एससी आयोग नहीं है, या SC/ST वेलफेयर बोर्ड की ताकत कम कर दी गई है, या फिर जय भीम प्रतिभा विकास योजना जो है उसमें बड़ी धांधलियां हुई हैं, उसमें धन्ना सेठों के घर भरे गए हैं, या फिर स्कॉलरशिप जो है ओवरसीज की उसका अमाउंट बहुत कम है, या फिर जो ट्रैफिक बस मार्शल जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा, तो बंदर बाट हो रही है। ऐसे में आपको 1 दर्जन मुद्दे गिना दूंगा, दिल्ली प्रदेश को भी गिना चुका हूं। भाई काम तो यही करें, काम तो मैं नहीं कर सकता।
हम तो बता सकते हैं पत्रकार विश्लेषक को लेकर आते हैं कि क्या मुद्दे हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी और इन सब को लेकर इस टाइम नगर निगम और बाकी सब जो इकाइयां हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये लोग सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं बस। अभी डस्ट को लेके मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है कि डस्ट प्रबंधन में काम करें। कहाँ कर रहे हो आप? लुटियंस दिल्ली में कर रहे हो क्या? काली सड़कें हैं, मंगोलपुरी जाइए, रिठाला जाइए, संगम विहार जाइए, दिलशाद गार्डन की गलियों में जाइए, जौहरीपुर जाइए, सुल्तानपुर, नांगलोई, बकरवाला, पूरा कंजेस्टेड। हाँ, वहां जाइए, वहां जाके लोगों की समस्याओं में साथ खड़े होइए। जब आप पब्लिक प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और तो तब आपका काम है। प्लस विजिबिलिटी, ताकि क्योंकि वो चुनाव स्पेसिफिक इमेज थी और ये अलायंस भी चुनाव स्पेसिफिक था, लंबा नहीं चलेगा। और जहां तक मुझे लगता है बसपा इनेलो का भी अब जो है बहुत लंबा अलायंस नहीं चलने वाला है। हाँ, दिल्ली में अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो क्या वही मुद्दे रहेंगे? पानी, बिजली, सड़कें, महिला सुरक्षा के यही मुद्दे रहेंगे या किसी और मुद्दे पर भी सरकार को भेज सकते? नहीं, मेरा मानना है कि बसपा जैसी पार्टी को मल्टी मॉडल अप्रोच, मल्टी मॉडल मतलब बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। कि दलित समाज से तो जब बात करें तो उनके दलितों के मुद्दे, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण, सुरक्षा, या दिल्ली में एससी आयोग नहीं है, या SC/ST वेलफेयर बोर्ड की ताकत कम कर दी गई है, या फिर जय भीम प्रतिभा विकास योजना जो है उसमें बड़ी धांधलियां हुई हैं, उसमें धन्ना सेठों के घर भरे गए हैं, या फिर स्कॉलरशिप जो है ओवरसीज की उसका अमाउंट बहुत कम है, या फिर जो ट्रैफिक बस मार्शल जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा तो बंदर बाट हो रही है। ऐसे में आपको 1 दर्जन मुद्दे गिना दूंगा, दिल्ली प्रदेश को भी गिना चुका हूं। पर काम तो यही करेंगे, काम तो मैं नहीं कर सकता। हम तो बता सकते हैं पत्रकार विश्लेषक को लेकर आते हैं कि क्या मुद्दे हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी और इन सब को लेकर इस टाइम नगर निगम और बाकी सब जो इकाइयां हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये लोग सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं बस। अभी डस्ट को लेके मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है कि डस्ट प्रबंधन में काम करें। कहाँ कर रहे हो आप? लुटियंस दिल्ली में कर रहे हो क्या? काली सड़कें हैं, मंगोलपुरी जाइए, रिठाला जाइए, संगम विहार जाइए, दिलशाद गार्डन की गलियों में जाइए, जौहरीपुर जाइए, सुल्तानपुर, नांगलोई, बकरवाला, पूरा कंजेस्टेड। हाँ, वहां जाइए, वहां जाके लोगों की समस्याओं में साथ खड़े होइए। जब आप पब्लिक प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और तो तब आपका काम है। प्लस विजिबिलिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमसे बात करने के लिए। तो वैभव ने हमको बताया कि कहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की कमी रही, कहाँ पे कांग्रेस की कमी रही, और किस तरह अब जो दिल्ली का चुनाव आने वाला है किन मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव को बेहतर बना सकते हैं, चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ सकती है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।